Assalamu alaikum. We have done the acute control of the local circulation last time, and now we shall be starting the long-term control of local circulation. जब आपके पास एक टिश्यू बड़ी हो रही होती है, जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं या प्रेगनेंसी में यूट्रस बड़ा हो रहा होता है, तो फिर वो जो इंस्टेंटेनियस चेंजेस थे एक्सरसाइज के टाइम पे या टेम्परेचर रेगुलेशन के टाइम पे, ब्लड फ्लो ज़्यादा किया और फिर वापस कम कर दिया, वो फिर नहीं चलता। फिर ऐसे मेजर्स लेने पड़ते हैं जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करें ब्लड फ्लो की। सो व्हेन द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ अ टिश्यू चेंज, द वास्कुलरिटी इज चेंज so that the needs of the tissue are met. How can we change the vascularity? We can do it by angiogenesis, by collateral circulation, and by remodeling. So we have, in the last slide, we have seen that angiogenesis is the first process that occurs to increase the long-term supply of the blood to a tissue. How? If the metabolism has increased for prolonged period, producing deficiency of tissue oxygen or other nutrients, or both of them, then angiogenesis can occur. Or there is a decreased blood supply to a tissue for a prolonged period. जैसे कि हार्ट जो है, अगर वो उसकी ब्लड सप्लाई में कोई थिकनेस आ जाए और उसकी वजह से उसको ब्लड सप्लाई कम मिलनी शुरू हो जाए, तो फिर लॉन्ग पीरियड के लिए तो फिर एंजियोजेनेसिस होती है। एंजियोजेनेसिस अकर्स एट अ फास्टर रेट इन यंगर इंडिविजुअल्स। जो यंगर हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने बड़े होना है, उनकी बोन्स बड़ी हो रही हैं, उनके मसल्स बड़े हो रहे हैं, उनके ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं, उनमें एंजियोजेनेसिस फास्ट रेट पर होती है, जबकि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनमें इतनी जल्दी नहीं होती। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजियोजेनेसिस करवाते हैं? वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, fibroblast growth factor, platelet derived growth factor, and angiogenin. Coming to the steps of angiogenesis, first of all, the endothelial cells of that vessel where angiogenesis is to occur, the dissolution of the basement membrane occurs. एंडोथेलियल सेल है ना एक वेसल के, उस जहाँ पर से वो ब्लॉक हुई है या जहाँ पर से आगे उसने बढ़ना है टिश्यू ने, उसकी वहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना वो डिसोल्यूट हो जाती है और वहाँ पे फिर स्प्राउटिंग होती है। स्प्राउटिंग जैसे आप एक पौधा देखते हैं उसमें से नया पत्ता निकलता है, तो वो पॉइंट ऑफ स्प्राउटिंग होता है जहाँ से नया पत्ता निकल रहा होता है। इसी तरह जहाँ से बडिंग ऑफ अ न्यू वेसल हो रही होती है, वहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। Step 2, rapid reproduction of new endothelial cells, forming cords. अब क्या होगा, उस बड के अंदर जो स्प्राउटिंग हो रही है, बहुत सारे एंडोथेलियल सेल्स रिप्रोड्यूस करेंगे, एक से दो बनेंगे, दो से चार, चार से छः, 16, 18, 32, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे और उनकी लंबी लंबी कॉर्ड्स बन जाएंगी। और वो अब कॉर्ड्स जो है कहाँ जाएंगी? वो वहां जाएंगी जहाँ पे सोर्स ऑफ एंजियोजेनिक फैक्टर है। फर्ज करें लिवर बन रहा है एक बच्चे का, अब लिवर सेल्स जहाँ बन रहे हैं वहां पर से एक एंजियोजेनिक फैक्टर रिलीज होगा। वो वास्कुलर डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर भी हो सकता है, वो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर भी हो सकता है, वो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर भी हो सकता है, और वो एंजियोजेनिन भी हो सकता है। तो जहाँ से ये ग्रोथ फैक्टर, एंजियोजेनिक ग्रोथ फैक्टर जो है, जहाँ से ये अट्रैक्ट कर रहा होगा उस तरफ कॉर्ड्स चलना शुरू हो जाएंगी, उस तरफ उनकी डायरेक्शन हो जाएगी। द कॉर्ड्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड रैपिडली फोल्ड ओवर इनटू अ ट्यूब। जब कॉर्ड्स डिवाइड करती जाती हैं तो थोड़ी देर के बाद उनमें ट्यूब्स बन जाती हैं। स्टेप 3, द ट्यूब्स बडिंग फ्रॉम अ डोनर वेसल, जो कि आर्टीरियोल हो या फिर विन्यूल हो, एक तरफ से आर्टीरियोल से बड करेगी, दूसरी तरफ विन्यूल से बड करेगी और वो सेंटर में आके मिलना होता है उन्होंने। द ट्यूब्स बडिंग फ्रॉम अ डोनर वेसल, द आर्टीरियोल और द विन्यूल, connect with each other and form a capillary loop.
through which the blood begins to flow. अब क्या करेंगे, उनमें पहले आपने देखा था कि ट्यूब बन गई है। अब ये ट्यूब जो है इसके बीच में क्या होता है, सुराख होता है। कॉर्ड जो है उसके बीच में कोई सुराख नहीं होता, लेकिन जो ट्यूब होती है उसके बीच में सुराख होता है। तो एक तरफ आर्टीरियोल से एक ट्यूब चली, दूसरी तरफ विनियोल से एक ट्यूब चली, और वो दोनों जाकर एक दूसरे से जुड़ गए और वहां पर कैपिलरी लूप बना लिए। तो ये कैपिलरी लूप जो है, इसमें चूंकि ट्यूब बनी हुई है, ब्लड बिगिंस टू फ्लो। और जब ब्लड आ जाता है वहां पर, तो फिर वहां पर उनको ब्लड वेसल्स में से न्यूट्रिशन मिलनी शुरू हो जाती है। Step 4. Smooth muscle cells invade the wall, eventually growing into new arterioles or venules or larger vessels. जहां पर आपका छोटी सी कैपिलरी नेटवर्क बनना था, वहां पर तो आपकी आर्टीरियोल और विन्यूल में से सिर्फ स्मूथ मसल वॉल, उसकी जो आखिरी कोना था वहां से आगे बढ़ेंगे, और जिस हद तक आर्टीरियोल बनना है और जिस हद तक विन्यूल बनना है वहां तक जाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ी आर्टरी जो है वो बनी है एंजियोजेनेसिस के जरिए, तो फिर स्मूथ मसल सेल्स इन्वेड द वॉल और फिर उनको न्यू आर्टीरियोल्स और विन्यूल्स या फिर लार्जर वेसल्स भी बना देते हैं। अब पॉइंट आ गया कि क्या ब्लड सप्लाई चाहिए होती है तो ब्लड वेसल्स बनती हैं। तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में सिर्फ ब्लड सप्लाई ये नहीं है कि चाहिए, बाज़ औक़ात किसी जगह पर ब्लड सप्लाई नहीं चाहिए तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो डिसअपीयर भी होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो अम्बलाइकल वेसल्स हैं वो एलेंटॉइस जो वेसल्स होती हैं जो जा रही होती हैं इंफीरियर वीना केवा की तरफ थ्रू द लिवर, वो बाद में डिसअपीयर हो जाती हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंजियोस्टेटिन, दैट इज अ पेप्टाइड, सम स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड एंडोस्टेटिन। क्या है, तीन चीजें हैं। सम स्टीरॉयड हार्मोन्स जो कि वास्कुलर सेल्स को खा जाते हैं और डिसअपीयर हो जाती हैं वेसल्स। पेप्टाइड्स जैसा कि एंजियोस्टेटिन, they are produced in tissues and can also block the growth of new blood vessels. जहाँ पर एंजियोस्टेटिन आ गई तो वो फिर न्यू ब्लड वेसल्स वहाँ बननी बंद हो जाएंगी। एंडोस्टेटिन इज अनदर एंटी एंजियोजेनिक पेप्टाइड, एंटी एंजियोजेनिक जो एंजियोजेनेसिस को रोकेगी, दैट इज डिराइव फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ कोलेजन टाइप 17। जहां पर कोलेजन बन रहा था वहां पर तो एंजियोजेनेसिस हो रही थी, जहां पर अब कोलेजन टूटना शुरू हो गया कि अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स की जरूरत नहीं है, तो कोलेजन टाइप 17 जब टूटता है उसमें से एंडोस्टेटिन निकलती है जो कि ब्लड वेसल्स को डिसअपियर करा देती है। ये काम की चीजें हैं। अगर कैंसर किसी को हो रहा है तो हम एंजियोस्टेटिन या फिर एंडोस्टेटिन या फिर स्टीरॉयड हार्मोन्स उसके अंदर इंजेक्ट करके उसकी आर्टरी में उसके अंदर जो आगे की न्यूट्रिएंट सप्लाई है उसको ग्रोइंग ट्यूमर्स की बंद कर सकते हैं। दैट इज यूजफुल। अब चाहे एंजियोजेनेसिस के फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हों या एंजियोस्टेटिन फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हों, एक्चुअली ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जब इनकी कहीं डेफिशिएंसी होती है तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कंटिन्यूसली हुए चली जाए तो फिर ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस होती हैं। प्री मेच्योर ह्यूमन बेबीज के अंदर उनको ऑक्सीजन टेंट में रखना पड़ता है ताकि उनकी ब्लड वेसल्स, उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ठीक रहे, उनको प्रोवाइड होता रहे ऑक्सीजन, क्योंकि उनके लंग्स जो हैं वो पूरी तरह फैलने के काबिल नहीं होते। तो जितना भी वो फैल रहे हैं कमज़ोर से रेस्पिरेटरी मसल्स के साथ, उनको पूरी ऑक्सीजन देने के लिए उन्हें ऑक्सीजन टेंट में रखा जाता है। वहाँ पर जाहिर है कि ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो जो बच्चे के रेटिना में, रेटिना कहाँ होता है, आंखों में, तो जो बच्चे की आंखों में जो रेटिना है उसमें जो ब्लड वेसल्स ग्रो कर रही थी वो ग्रो करना बंद कर जाती हैं। ऑक्सीजन जो मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई तो अब वो ग्रो नहीं करेंगी। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को, हाइपोक्सिया। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि नई वेसल्स नहीं बनती और बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑक्सीजन मिल जाए तो जो पिछली बनी हुई वेसल्स हैं वो भी डीजनरेट हो जाती हैं। अब आखिरकार प्री मेच्योर बेबी जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसे ऑक्सीजन टेंट से बाहर निकाला जाता है, और उस वक्त आप ये देखते हैं कि नई वेसल्स बनी हैं और उनकी एक्सप्लोसिव ओवर ग्रोथ हुई है।
यानी एकदम वहां पे बच्चे ने डेफिशिएंसी महसूस की है अवेलेबल ऑक्सीजन की, तो उसके अंदर फौरी तौर पर ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो गई हैं कि किसी तरह हम अपना डेफिशिएंसी पूरी कर लें. So once out of the oxygen tent, explosive overgrowth of new vessels occurs to make up for the sudden decrease in available oxygen. और जब ये रेटिनल वेसल्स इतना ज्यादा ग्रो करती हैं तो वो रेटिना से निकल के विट्रियस ह्यूमर में आ जाती हैं. इतना तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना आई का, कि रेटिना कहाँ होता है, विट्रियस ह्यूमर कहाँ होता है, लेंस कहाँ होता है और एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है. तो क्या करती हैं रेटिनल वेसल्स, रेटिना में से निकलकर विट्रियस ह्यूमर में आ जाती हैं. उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है और इसको कहते हैं रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया. लेंस के पीछे विट्रियस ह्यूमर होता है, रेटिना के सामने विट्रियस ह्यूमर होता है. तो जब रेटिना के सामने जो विट्रियस ह्यूमर है उसके अंदर ब्लड वेसल्स ग्रो कर जाती हैं, तो विट्रियस ह्यूमर को क्या हो जाता है, क्यों हो जाएगी ब्लाइंडनेस, अब आप बताएं. बात यह है कि हमारा कॉर्निया, हमारा लेंस और हमारी विट्रियस, ये एक ऐसी मीडियम है जिन जो ट्रांसपेरेंट हैं. इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स होंगी तो उनका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी आएगा और वो जो है वो कोलेजन फाइबर्स से बनता है. तो ये जो हमारा कॉर्निया है, जो आंख के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है, फिर उसके बाद हमारे पास लेंस है, लेंस के पीछे जो विट्रियस ह्यूमर है, ये सारे के सारे जो हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं. तो जब ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस जो हैं इसके अंदर ब्लड वेसल्स आके ग्रो कर जाए, तो फिर वहां पर से लाइट की रिफ्लेक्शन ठीक नहीं रहती और ब्लाइंडनेस हो जाती है. तो ये जो नुकसान है ऑक्सीजन टेंट में बेबी को रखने का, ऑक्सीजन टेंट में रखने से उसकी न्यू वास्कुलर ग्रोथ जहाँ होनी थी वहाँ नहीं हो रही, मतलब ऑक्सीजन टेंट से निकाला तो फालतू ग्रोथ हो गई और दोनों चीजें जो थी वो बच्चे के लिए नुकसान दे रही हैं. अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप पर, जिसमें हम कहते हैं कि जब हमारी लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो कोलेट्रल सर्कुलेशन डेवलप होती है और उसके ज़रिए ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया जाता है. ठीक है, तो अब एक नॉर्मल ब्लड वेसल जो है ना, जैसे अब आप हार्ट को ले लें, क्योंकि हार्ट ही वो जगह है जहाँ ब्लड फ्लो का कम होने के चांसेस भी होते हैं और हार्ट ही वो जगह है जहाँ पे ब्लड फ्लो के कम होने का नुकसान बहुत ज़्यादा है. अब ये देखिए एक नॉर्मल ब्लड वेसल है और इसकी जो ब्रांचेज हैं वो बॉडी को, हार्ट मसल को सप्लाई कर रही हैं. तो अगर यहाँ पर ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाए तो फिर जो ये वाली वेसल्स हैं ये एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगी और नया वेसल बनाएंगी. Within 1 to 2 minutes डायलेशन ऑफ स्मॉल कनेक्टिंग वास्कुलर लूप्स, कुछ ना कुछ तो ये कनेक्ट कर ही रहे होते हैं और फिर उनकी डायलेशन होके यहाँ पे ब्लड फ्लो जो नहीं जा रहा वो अब छोटी वेसल्स में से जब ब्लड फ्लो जाएगा तो उनका ओरिफिस जो है वो बड़ा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा. सबसे पहला कदम जो है कि जब ब्लॉकेज ऑफ अ वेसल होती है तो within 1 to 2 minutes there is dilation of small connecting vascular loops above and below the blockage. यहाँ पर अगर ब्लॉकेज हो गई है तो उसके ऊपर और नीचे जो वेसल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट कर जाएंगी और डायलेट कर जाएंगी. और ये क्यों होगा, मेटाबॉलिक फैक्टर्स की वजह से. जब यहाँ ब्लॉकेज होगी, आगे वाले हिस्से के अंदर आपके पास ना ऑक्सीजन होगी, वहां पर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे और एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि एडिनोसिन, जैसा कि हाइड्रोजन आयंस, जैसा कि पोटाशियम, वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पर ज्यादा होंगे और ये मेटाबॉलिक फैक्टर्स जो हैं ये एंजियोजेनेसिस को प्रोमोट करेंगे. So now, initially the vessel was dilated and joined the previous vessel and now new vessels are also forming. और ये काम जो है ये कई दिन तक होता रहता है, बल्कि जो लोग 50 साल की उम्र के बाद ये काम तकरीबन हर एक की ब्लड वेसल्स में कुछ ना कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस होती है. देखें ब्लड फ्लो चल रहा है और वेसल साथ साथ बन भी रही हैं. सो ये काम जो है ये चलता रहता है और जो हमारी नीड्स हैं उनको पूरा करता रहता है. रेस्ट पर ये नीड्स पूरी हो जाती हैं, लेकिन अगर एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाए तो फिर ये नीड्स पूरी नहीं हो सकती. अब आप सी पर देखते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर बन चुकी हैं और ये जो बनी है ये एक दिन में नहीं बनी. दे आर सीन इन क्रॉनिक केसेस ऑफ इस्कीमिया.
इफ देयर इज अ सडन ब्लॉकेज ऑफ अ वेसल, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक हुई है ना, अगर किसी के अंदर कोई एम्बुलस आके अटक जाए, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड का एम्बोलिज्म हो सकता है, और थ्रोम्बस कहीं डीप वेन थ्रोम्बोसिस होके वहां से टूट के एम्बुलस आ सकता है। इन सडन ब्लॉकेज ऑफ अ वेसल इन यंग पीपल बाय एन एम्बुलस, जिनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं भी थी, कोलेटरल्स नहीं बनी हुई होती, और उनके लिए ये जो डेफिशिएंसी है ब्लड फ्लो की, ये खतरनाक साबित होती है, मतलब ये कि डेथ हो सकती है हार्ट अटैक से। अब जो रेगुलेशन ऑफ द लोकल ब्लड फ्लो में तीसरा प्रोसेस है वो है वास्कुलर रीमॉडलिंग। अगर किसी का ब्लड प्रेशर क्रॉनिकली इंक्रीज्ड है या फिर किसी का ब्लड फ्लो क्रॉनिकली इंक्रीज्ड है, आप सोच सकते हैं कि ब्लड फ्लो क्यों क्रॉनिकली इंक्रीज्ड हो सकता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये जो गले में बना हुआ है, ये बाज़-औक़ात बड़ा हो जाता है। जब ये बड़ा हो जाता है और ये काम ज़्यादा करने लगता है तो फिर इसकी नीड्स बढ़ जाती हैं और इसमें मुसलसल ब्लड फ्लो जो है ना और तेज़ आता रहता है। तो ये इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ना होने के बावजूद भी बाज़-औक़ात किसी एक टिश्यू का फंक्शन ज़्यादा हो जाए तो उसको जाने वाला ब्लड जो है वो ज़्यादा उधर पहुँचता है। अब आप इनवर्ड यूट्रोफिक रीमॉडलिंग, यूट्रोफिक का मतलब है कि बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन अंदर से जो है ना उसमें रीमॉडलिंग हो गई है। कैसे हुई है? छोटी आर्टरीज और आर्टीरियोल्स जिन्होंने कंस्ट्रिक्ट करना होता है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, स्ट्रेच होता है, तो क्या करते हैं छोटी आर्टरीज और आर्टीरियोल्स? दे कंस्ट्रिक्ट। यही है ना हमारा स्ट्रेच को रिस्पॉन्स स्मूथ मसल फाइबर का। So in small arteries and arterioles that constrict in response to increased blood pressure, the total cross sectional area of the vessel wall is not changed. यहाँ से यहाँ तक आप देखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर की तरफ जो है वो ग्रोथ हो जाएगी, स्मूथ मसल फाइबर्स बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे डिवाइड हो के, और ल्यूमन छोटा हो जाएगा। This typically occurs because the lumen diameter is smaller and the vascular wall is thicker. इसलिए ये वाली डेवलपमेंट कहाँ होती है? जहाँ पर ल्यूमन डायमीटर स्मॉलर हो और जहाँ पर वास्कुलर वॉल थिक हो, और ये आर्टीरियोल्स ही हैं, उनके अंदर अंदर की तरफ जो है वो वेसल वॉल बढ़ जाती है। और ब्लड प्रेशर जिन लोगों में हो रहा है, देख लेंगे ब्लड प्रेशर से हुआ है, ब्लड प्रेशर जिन लोगों में हो रहा है उनमें ये चीज इसको एग्जेजरेट करती है। लिहाजा ब्लड प्रेशर कम भी कम भी बढ़ा हुआ हो तब भी उसे कंट्रोल करना चाहिए, ये नहीं कि 200 पे जाएगा तो आप कंट्रोल करेंगे। Hypertrophic remodeling in large blood vessels that do not constrict in response to increased blood pressure. एओर्टा जो है उसमें स्मूथ मसल फाइबर्स तो नहीं है ना, अगर आप उसमें से ब्लड प्रेशर ज्यादा करके निकालेंगे तो वो कंस्ट्रिक्ट तो नहीं करेगी, वो तो फैलेगी बाहर की तरफ, क्योंकि उसका काम है इलास्टिक फाइबर्स का कि ज्यादा ब्लड प्रेशर के साथ अगर कोई चीज आ रही है तो प्रेशर को अकोमोडेट कर लेना। सो उनमें क्या होता है? इंक्रीज इन थिकनेस, उनके इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इंक्रीज इन थिकनेस एंड टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि वो जो छोटी एओर्टा थी वो अब डायलेटेड बड़ी एओर्टा हो जाएगी। So, in response to increased blood pressure, large blood vessels that do not constrict, they increase in thickness and total cross-sectional area of the vascular wall. ल्यूमन उतना ही है जितना पहले था, ल्यूमन उतना ही है, वेसल वॉल जो है वो हाइपरट्रफी कर गई है। हमने कितनी टाइप्स देख ली हैं? हमने So now we come on to outward remodeling. If the blood vessels are exposed to chronic increases in blood flow, हमने दो चीजें चेक कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट जब हमने कहा था रिमॉडलिंग होती है तो उसमें कहा था इंक्रीज ब्लड फ्लो और एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। उसमें से पहली टाइप जो थी वो थी आपकी इनवर्ड थिकनिंग, और वो आप देखते हैं इंक्रीज प्रेशर के अंदर। दूसरी आपकी थी बड़ी वेसल्स की आउटवर्ड थिकनिंग, और वो जो थी वो थी एओर्टा वगैरह में वो इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर से थी।
और अब आप देख रहे हैं कि अगर इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो, तो फिर मुसलसल ब्लड फ्लो इंक्रीज रहने से देयर इज a typical increase in the lumen diameter, little change in the wall thickness and increased total cross sectional area of the vascular wall. ठीक है जी, आपकी वॉल थिकनेस तो बड़ी नहीं हुई, लेकिन चूंकि ल्यूमन बड़ा हो गया इसलिए इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बड़ा हो गया। तो अगर आपको जो ऑटो रेगुलेशन बताई है, ऑटो रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो में आपको ये बताया था कि जब पीछे से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्ट्रेच करेगी और उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। यही बताया था ना आपको, स्ट्रेच करेगी और उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ये था एक्यूट लोकल कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो। लेकिन अगर मुसलसल ब्लड फ्लो इंक्रीज ही रह रहा है और किसी तरह भी कम नहीं हो रहा, और उसकी वजह यह है कि जिस टिश्यू को ब्लड वेसल जा रही है उसका काम ज्यादा हो गया, उसने अपना काम ज्यादा कर दिया है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन ज्यादा हो जाए तो उसकी ब्लड वेसल्स को ज्यादा ब्लड मांगती हैं, तो उसकी तरफ ज्यादा ब्लड जा रहा होता है। यहाँ ब्लड प्रेशर का जिक्र नहीं है, सिर्फ ब्लड फ्लो का जिक्र है ड्यू टू डिमांड। तो जब मुसलसल ब्लड फ्लो किसी वेसल में ज्यादा होता है तो फिर वो उसकी आदी हो जाती है और फिर वो उस स्ट्रेच के ऊपर मायोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं देती ऑटो रेगुलेशन का, बल्कि आउटवर्ड रिमॉडलिंग के जरिए वो अकोमोडेट करती है क्रॉनिक इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो। पहले आपने एक दफा ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया, दो दफा आपने ब्लड फ्लो इंक्रीज किया, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप ब्लड वेसल एक ऐसी है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया और ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल एओर्टा में अगर ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज जा रहा है, मुसलसल ब्लड प्रेशर इंक्रीज जा रहा है, और जो है ब्लड फ्लो भी उसका इंक्रीज है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, काम भी मेहनत का कर रहा है वो बंदा, तो फिर क्या होगा, जो ब्लड वेसल जो है उसका ल्यूमन डायमीटर जो है वो बड़ा होगा, वॉल थिकनेस भी बड़ी होगी और टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बड़ा होगा। यानी ल्यूमन डायमीटर बड़ा होगा, वॉल थिकनेस बड़ी होगी और टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बड़ा होगा। तो तीनों चीजें, अगर हम ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देते हैं, ब्लड फ्लो भी बढ़ा देते हैं क्रॉनिकली, तो फिर वॉल थिकनेस भी बड़ी होगी, ल्यूमन भी बड़ा होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया टोटल वो तो डेफिनेटली बड़ा होना ही है, वो भी इसके साथ बड़ा हो जाएगा। और ये जो है ये आपके पास मिसाल है रिमॉडलिंग की ब्लड वेसल्स की, जो कि लॉन्ग टर्म इंक्रीज प्रेशर और फ्लो को फेस कर रही हैं। तो हमने ये देखा कि एक्यूट कंट्रोल के अंदर आयंस और अदर केमिकल फैक्टर्स का बहुत रोल था, और यहाँ हमने ये देखा कि ऑक्सीजन और मेटाबोलाइट्स जो हैं वो एंजियोजेनिक फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं। और जो जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से एंजियोजेनिक फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो एंजियोजेनिक फैक्टर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, एंजियोस्टेसिस शुरू हो जाती है, एंजियोस्टेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। अब ये देखना है कि बाकी जो वेजोडाइलेटर्स और वेजोकंस्ट्रिक्टर्स हैं, क्या वो भी लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो को चेंज करते हैं। तो लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो जिसमें कि एंजियोजेनेसिस, कोलेटरल सर्कुलेशन और रिमॉडलिंग शामिल है, उसको वेजोडाइलेटर्स और वेजोकंस्ट्रिक्टर्स अफेक्ट नहीं करते। हाँ, अगर ये वेजोडाइलेटर्स या वेजोकंस्ट्रिक्टर्स मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा रहे हैं तो फिर ये ज़रूर ब्लड फ्लो को अफेक्ट करते हैं। और इसमें हम थायरॉक्सिन की मिसाल लेंगे कि थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है और वो एड्रीनलिन के एक्शन को ज़्यादा करती है। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन का एक्शन थायरॉक्सिन में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो मेटाबॉलिक रेट को इतना बढ़ा देती है कि तमाम टिश्यूज़ का लोकल ब्लड फ्लो लोकल वेजोडाइलेशन से बढ़ जाता है और ये अफेक्ट करती है ब्लड फ्लो को। इसी तरह विटामिन डेफिशिएंसीज भी जो हैं, जैसे कि बेरी बेरी है, वो भी ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती है। तो विटामिन बी जो है ये अचानक नहीं कम कम या ज़्यादा होता, ये स्टोर होके रहता है बॉडी में और 3 महीने लगते हैं अगर बिल्कुल उसको विटामिन बी किसी शख्स को ना दिया जाए तो डेवलप होने में उसकी डेफिशिएंसी। दूसरी बात यह है कि वास्कुलरिटी जो है किसी भी टिश्यू की,
वो मैक्सिमम ब्लड फ्लो नीड के ऊपर डिपेंड करती है, एवरेज नीड को वो पूरा नहीं करती, ताकि जब भी कभी ज़रूरत पड़े मैक्सिमम ब्लड फ्लो नीड की, तो इतनी ब्लड वेसल्स मौजूद हो किसी टिश्यू में कि वो उसकी नीड को खुलकर ब्लड फ्लो बढ़ाकर उसकी मैक्सिमम नीड को